सीएम के दौरे का दूसरा दिन नेपाल सीमा से लगे तामली क्षेत्र पहुंचे सीएम धामी। 4 किलोमीटर पैदल चलकर सभा स्थल पहुंचे सीएम। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपका बेटा हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा आपका साथ। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों का हुजूम जबरदस्त। दिनों दिन बढ़ रहा यात्रियों की संख्या। अब पंजीकरण के बिना नहीं होंगे केदारनाथ के दर्शन, पुलिस कर रही जांच। केदारनाथ तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह की अपील, एक दिन में 7,500 श्रद्धालु ही जाएं केदारनाथ। अब तक 1,70,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं बाबा के दर्शन। उन्नीस मई को खुलेंगे भगवान मदमहेश्वर के कपाट। पंच केदारों में द्वितीय केदार हैं बाबा मदमहेश्वर। श्रद्धालुओं में देखा जा रहा उत्साह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के इस लाइव बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नैनीताल दौरे के दूसरे दिन चंपावत के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे तामली क्षेत्र पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी आम जनता के साथ लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर जनसभा स्थल तक पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अगर गाड़ी में बैठकर यहां तक आता तो आप सब लोग पीछे रह जाते, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम भी पैदल चलकर सभा स्थल तक जाए। और इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता का हालचाल जानने व आशीर्वाद लेने आया हूं। जनता ने मुझे भरपूर प्रेम दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी का इस क्षेत्र में ये लगातार दूसरा दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ भाजपा के कई मंत्री और विधायक, साथ ही पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। आया हूँ सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए और सबसे समर्थन मांगने आया हूँ। मुझे एक बार सभी लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं संकल्प लेकर कह सकता हूँ संकल्प इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। तो नैनीताल दौरे का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और साथ ही चंपावत के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे हुए तामली क्षेत्र पहुंचे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। कैलाश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आज नैनीताल दौरे का दूसरा दिन है, लगातार यहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभा ले रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए मीमांसा, मैं आपको बता दूं कि नैनीताल दौरे का दूसरा दिन कल था और कल ही ये आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव है। चंपावत उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का तमाम संगठन यहाँ पर लगा हुआ है, बीजेपी के कई बड़े यहाँ पर नेता लगे हुए हैं, तो कल मुख्यमंत्री जब नैनीताल से निकले, नैनीताल से निकलने के बाद वो चंपावत गए और चंपावत के सुदूरवर्ती इलाका, ये जो तामली जो क्षेत्र है, ये नेपाल से सटा क्षेत्र है, बहुत ही दूरस्थ ये इलाका है। और ये पहला दौरा नहीं था मुख्यमंत्री का, ये दूसरा दौरा था। इससे पहले भी मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आ चुके हैं, यहाँ के लोगों से मिल चुके हैं। और कल इस कार्यक्रम में सबसे खास बात ये रही कि ऐसा पहली बार हुआ है प्रदेश में जब कोई मुख्यमंत्री 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर गया हो। अमूमन देखा जाता है कि सुरक्षा दृष्टि से जब हम बात करें तो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया था मुख्यमंत्री स्तर के बड़े नेताओं को। लेकिन यहाँ पर देखा कि मुख्यमंत्री की सादगी देखने को मिली। 3 से 4 किलोमीटर वो आम जनता के साथ चले और साफ तौर पर उनका ये संदेश था कि वो उनके बेटे हैं, बेटे समान हैं, भाई समान हैं। जो भी वो कार्य कर रहे हैं जनता के हितों के लिए कर रहे हैं। और चूंकि ये चंपावत उपचुनाव है, खुद यहाँ से मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं, तो वो लगातार जनता से यहाँ पर मिल रहे ताकि एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि वीआईपी कल्चर को वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आम जनजीवन जिस तरीके से एक आम
आदमी जीता है, वही कल्चर को यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, वही कल्चर को बताने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लोगों के बीच जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, एक संदेश मुख्यमंत्री ने दिया, तो लोगों को भी इस बात का अच्छा यहाँ पर लोगों को महसूस हुआ कि मुख्यमंत्री यहाँ पर है। बहुत ही सादगी के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, अपनी बातें उन्होंने रखी और कई ऐसे लोग थे जिनसे उन्होंने मुलाकात भी की। जी मीमांशा। श्री कैलाश जी, जानना चाहूंगी क्या कुछ यहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, आगे क्या कुछ चंपावत के लिए वो करेंगे? देखिए, जहां तक चंपावत की बात है तो जाहिर तौर पर देवभूमि है, देवभूमि से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो लगातार सरकार कर रही है। चंपावत के लिए भी वो पहले ही कई तरह की घोषणाएं कर चुके हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर सड़कों के सुदृढ़ीकरण की बात हो। जब कैलाश गहतोड़ी उस वक्त विधायक थे तब जाकर उन्होंने साफ तौर पर यह घोषणाएं की थी। उसके बाद कैलाश गहतोड़ी ने जिस तरीके से वहां से यहाँ पर मुख्यमंत्री को यहाँ पर आमंत्रित किया कि वो यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री दोबारा वहां पर गए, दोबारा वहां पर लोगों से मिले और उनकी प्राथमिकता कल भी अपने भाषण में यही रही कि चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जहां कल मुख्यमंत्री थे बहुत ही दूरस्थ ये इलाका है, नेपाल से सटा ये इलाका है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिस तरीके की तस्करी की अक्सर घटनाएं यहाँ पर सुनने को मिलती है, तस्करी पर भी रोक लगाई जाए, वहां पर सुरक्षा दृष्टि से पुलिस की वहां पर जो सुरक्षा है और भी यहाँ पर बढ़ा दी जाए। तो कुल मिलाकर ऐसी चीजें हैं कि शिक्षा, तस्करी को लेकर, सुरक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, सड़कों को लेकर, ये तमाम ऐसी बुनियादी सहूलियतें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने बात की और जनता ने भी इसको स्वीकार किया। जी कैलाश जी, जैसे कि आपने सबसे ये बात जो बताई है कि कल वो दौरे पर गए थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मैं गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आता तो आप लोग सब पीछे रह जाते, और इसीलिए ये फैसला लिया है कि पैदल चलकर ही स्थल तक पहुंचा जाए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का साथ और कहीं उन्हें और बेहतर महसूस किया जाए, उनसे मेलजोल ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़ाया जाए, उसको लेकर ये जो उन्होंने किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मीमांशा, बहुत ही जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि अमूमन देखा जाता है कि मंत्रियों या फिर मुख्यमंत्री स्तर के जो बड़े नेता होते हैं, गाड़ियों में उनको रखा जाता है क्योंकि सुरक्षा का एक अलग मापदंड है, सुरक्षा का एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री आए तो जाहिर सी बात है कि जहां से उन्होंने सभा स्थल के लिए जाना था उसकी दूरी 3.5 से 4 किलोमीटर थी, और 4 किलोमीटर कम नहीं होता। 4 किलोमीटर जनता के साथ चलना साफ तौर पर यह संदेश है कि वो जनता के लिए है, जनता ने उनको चुनकर सदन में भेजा है और एक बार दोबारा से जनता उनको चुनने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में वो इस वक्त प्रत्याशी हैं, इसी क्षेत्र से वो प्रत्याशी है जहां पर वो कल गए थे। तो जनता के अंदर भी एक अच्छा मैसेज देने की यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कोशिश की है। और जिस तरीके से कल किसी भी तरह का आपने विजुअल्स भी आपने देखे होंगे, हमारे दर्शकों ने भी देखे कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से भीड़ के साथ चल रहे हैं, सुरक्षा भले ही उनके साथ थी लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिसको मुख्यमंत्री से मिलना था तो उसको आने दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री के साथ कई लोगों ने सेल्फी भी ली, कई लोगों ने अपने फोटो भी खिंचवाई, इस दौरान कई लोगों ने समस्याएं भी चलते चलते मुख्यमंत्री को बताई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वीआईपी कल्चर कल बिल्कुल भी नहीं दिखा। मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि वो विधायक तो जरूर चंपावत से जीत कर बनेंगे, लेकिन वो विधायक सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है बल्कि वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। जी बिल्कुल कैलाश जी, फिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जो है चंपावत दौरा कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 6 मई से शुरू हुई ये यात्रा में अभी तक 1,70,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने एक दिन में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या 13,000 निर्धारित की है। वहीं अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एक दिन में 7 से 7,500 यात्रियों के ही धाम में जाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के हिसाब से धाम में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन 10 दिन की यात्रा में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल व चोटिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा बेहद ही दुर्गम है, जबकि हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्रियों की यात्रा आसान हो जाती है। हेलीकॉप्टर से जहां मात्र 10 से 15 मिनट में केदारनाथ पहुंचा जाता है, तो वहीं पैदल मार्ग की 18 से 20 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में कई घंटों लग जाते हैं। साथ ही पैदल मार्ग पर जब बारिश और ठंड से तबीयत खराब होने का भय है, तो वहीं घोड़े खच्चरों का धक्का लगने से खाई में गिरने का भी डर है। ऐसे में यात्रियों को संभलकर बाबा केदार की पैदल यात्रा
करनी चाहिए। एक ही रास्ते से घोड़े, खच्चरों और पैदल यात्रा का संचालन होता है। माननीय हमारे दोनों विधायक और यहाँ के जिलाधिकारी, हम सब लोग आज गुप्त काशी तक पूरी यात्रा के व्यवस्थाओं को देखने के लिए गए थे। और मैं सबसे पहले जितने भी तीर्थयात्री हमारे केदारनाथ में आ रहे हैं उनको सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तीर्थयात्री इस बार काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। सरकार की तरफ से हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आवास तीर्थयात्रियों के लिए हो वहाँ पे, चाहे उनके परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्थाओं का वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी तीर्थयात्री को कोई भी दिक्कत यहाँ आने वाली नहीं। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर लगातार बने हुए हैं कैलाश बिष्ट। कैलाश जी, जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा पर लगातार लाखों की संख्या में तीर्थ यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, और जिस तरीके से अब तक 1,70,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर ये कहा जा रहा है यात्रियों की संख्या को बढ़ते देखते हुए एक संख्या निर्धारित कर दी गई है। कितने लोग अब दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या व्यवस्थाएं फिलहाल की गई हैं, क्योंकि लगातार ये भी जानकारी मिली है कि कई लोगों की मौत भी हुई है इस दौरान। देखिए विवांशा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त जो भीड़ देखी जा रही है चारधाम यात्रा में, वो बाबा केदारनाथ के धाम में देखी जा रही है। और 1,70,000 का आंकड़ा कल का था, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज ये आंकड़ा लगभग 2 लाख पहुंच जाएगा। और 2 लाख भक्त एक हफ्ते में आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और 13,000 यात्रियों के व्यवस्था है केदारनाथ में रोज यहाँ पर दर्शन करने की। लेकिन जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अगर मैं शासन प्रशासन की बात करूं, खुद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने भी ये माना था इस वक्त जो यात्रा होगी बहुत ही अच्छी यात्रा होगी। जो पर्यटन मंत्री थे उन्होंने भी कहा था कि यात्रा के अच्छे आसार हैं, लोगों का जो रोजगार है वो अच्छा चलेगा। लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी यहाँ पर यात्रा हो जाएगी कि अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए ही ये परेशानी बन रही है, प्रशासन के लिए परेशानी बन रही है कि यहाँ पर लगातार भीड़ यहाँ पर हो रही है। यात्रियों का जो हुजूम है वो लगातार यहाँ पर आ रहा है, और लाखों की संख्या में यहाँ पर यात्रियों का आना ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत ज्यादा परेशानी है। और इसी वजह से अब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन पर जिम्मेदारी है केदारनाथ की। इसीलिए उन्होंने कल एक गुजारिश की है यात्रियों से कि 7,500 से ज्यादा यात्री एक दिन में बाबा केदार ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चरमरा रही हैं। व्यवस्थाओं की वजह से यहाँ पर लोगों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की, सरकार ने पूरी कोशिश की है यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, जिसके चलते यहाँ पर कई ऐसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर जिनको श्वास की यहाँ पर समस्या थी, उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। लगभग 25 से ज्यादा ऐसे तीर्थयात्री हैं जिनकी अलग अलग धामों में मौत हो गई है। लेकिन सरकार लगातार अपील कर रही है, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री अपील कर रहे हैं कि आप चारधाम जरूर आएं, लेकिन स्वास्थ्य परीक्षण आप अपना करवा कर आएं, या फिर जो आपको कोरोना की जो आपको डोजेस लगी हैं उनका सर्टिफिकेट आप लेकर आएं, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी जो स्वास्थ्य की जो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, वो स्वास्थ्य टीमें आपको उचित उपचार यहाँ पर करवा सके। लेकिन हम भी यहाँ पर IND 24 अपील करना चाहेगा यात्रियों को और तमाम श्रद्धालुओं को कि वो चारधाम यात्रा पर जरूर आएं, लेकिन स्वास्थ्य अपना परीक्षण करवाएं, और जो निर्धारित यहाँ पर यात्रियों की जो संख्या की गई है उसी निर्धारण के तहत वो आए। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, बिना पंजीकरण के जितने भी यात्री इस वक्त चारधाम आ रहे हैं उनको ऋषिकेश और हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, जिसके चलते उन यात्रियों में खासा रोष है, सरकार के प्रति नाराजगी है। लेकिन उन्हीं यात्रियों से यह अपील भी मैं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पंजीकरण अपना करवाना चाहिए, क्योंकि पंजीकरण अगर यात्री नहीं करवाते हैं मीमांसा, तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल कैलाश जी, लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है और अगर वो केदारनाथ आ रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं? क्या वो पहले भी स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर आए, और क्या कुछ एहतियात बरतें अगर आना चाहते हैं तो?
जहां तक स्वास्थ्य एडवाइजरी की बात है तो यहां पर डीजी हेल्थ द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है हेल्थ को लेकर। और जाहिर तौर पर बिल्कुल आपने एक बहुत ही अच्छी बात यहां पर कोरोना का यहां पर आपने जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है पहले, उन लोगों को थोड़ी तकलीफ इसलिए खास तौर पर केदारनाथ में, क्योंकि केदारनाथ की जो चढ़ाई है मीमांसा, वो लगभग 18 किलोमीटर की चढ़ाई है और बहुत ज्यादा चढ़ाई होने के चलते जिनको सांस की तकलीफ होती है उन लोगों को ही ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। और अगर मैं मौत का आंकड़ा आपको बताऊं तो उन्हीं लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है जिनको सांस की तकलीफ थी। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार बात बात पर इस बात को फोकस कर रहे हैं कि जिन लोगों को सांस की तकलीफ है वो लोग यहाँ पर ना आए, और अगर आते हैं तो कम से कम अपना मेडिकल परीक्षण करवा कर आएं, या फिर जहां पर हमारे उत्तराखंड सरकार के हेल्थ जो काउंटर्स हैं वहां पर अपना हेल्थ परीक्षण करवा लें, ताकि जब वो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और सांस की दिक्कत, जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनको ये दिक्कतें लगातार आती हैं। इसी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और कोई यहाँ पर वजह नहीं है। तो इसीलिए लगातार सरकार ये गुजारिश कर रही है कि आप लोग चारधाम यात्रा पर जरूर आइए, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपका हेल्थ चेकअप प्रॉपर हो। जी बिल्कुल। चलिए कैलाश जी, तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अगर बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं तो उन्हें अपना स्वास्थ्य परीक्षण पहले ही कराकर और व्यवस्था के साथ केदारनाथ पहुंचना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां जून के पहले हफ्ते तक 4 धाम के पंजीकरण स्लॉट बुक हुए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 20 मई से पहले का स्लॉट रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है। 5 जून तक के लिए केदारनाथ की हेली सेवा भी फुल है। साथ ही बिना पंजीकरण के श्रद्धालुओं को ऋषिकेश से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अलग अलग राज्यों से ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचे यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां जून के पहले हफ्ते तक 4 धाम के पंजीकरण स्लॉट बुक हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 20 मई से पहले का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें कि 5 जून तक के लिए केदारनाथ की हेली सेवा भी फुल बताई जा रही है। साथ ही बिना पंजीकरण के श्रद्धालुओं को ऋषिकेश से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों से अगर ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचे जो यात्री हैं वो लगातार इसके चलते परेशान हो रहे हैं। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जिस तरीके से जून के पहले हफ्ते तक ही कई पंजीकरण स्लॉट बुक हो गए हैं 4 धाम के लिए, और अब लोगों को जो बिना पंजीकरण के पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उनको ऋषिकेश से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल अगर इस तरीके से लोग आ रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? चलिए, तो जून से पहले हफ्ते तक 4 धाम के लिए कई पंजीकरण स्लॉट बुक हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 20 मई से पहले का कोई रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि 5 जून तक के लिए केदारनाथ की हेली सेवा भी फुल हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि बिना पंजीकरण के श्रद्धालुओं को ऋषिकेश से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और साथ ही अलग अलग राज्यों से ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचे यात्री इसी के चलते लगातार परेशान हो रहे हैं। चलिए, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी जिला प्रशासन की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ रही है। यहां सड़क चौड़ीकरण के चलते खाड़ी बाजार में करीब 2 दर्जन मकानों को खतरा पैदा हो गया है। यहां लोगों के घरों में भी दरारें आने लगी हैं, जिससे लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लगी कंपनी और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हमारा मकान अभी नया बना है, 5-7 साल हुए हैं, लेकिन लगभग हर दिन नए नए दरारें दिखाई दे रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। बस जब हल्की सी बारिश हो तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि भाई नुकसान होने का डर है। नीचे से सारे पुश्ते खोलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि कंपनी ने बहुत लापरवाही से काम किया हुआ है और ना बिहार की कोई मॉनिटरिंग रही है। क्या उन्होंने कौन सा गुणवत्ता उसमें कौन सा सामान लगाया, किस तरीका का लगाया, किसी की देख रेख में काम नहीं हो पाया। और कंपनी वाले ने अपनी मनमर्जी के हिसाब से क्या मेटल है कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि वो पुश्ते 2 या 3 महीने में खुल गए थे।
जब ऑल वेदर रोड पर चलते चमचमाती रोड दिखती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके निर्माण का जो प्रभाव यहाँ स्थानीय लोगों पे पड़ा है वो अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बुरी स्थिति में लोग इस समय हैं। जो उनके ब्रेकर चले, जो वाइब्रेशंस हुए और जो उन्होंने अनसाइंटिफिक कटिंग करी यहाँ पर, कोई भी उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी, हमने सब सुना था कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी की रोड बन रही है, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी की रोड उन्होंने नहीं बनाई, सीधे आगे खोदना शुरू कर दिया। उसका बुरा इफेक्ट ये पड़ा कि हमारे जितने भी घर हैं यहाँ पे 20-25 घर हम यहाँ पर रहते हैं, सबके घरों में दरारें हैं और अधिकतर घर ये हो गए हैं कि अब वो रहने लायक नहीं रह गए हैं। रुड़की के रामनगर में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतिका का नाम मोनिका बताया जा रहा है। मोनिका का शव पंखे से लटका मिला। युवती एक फार्मा कंपनी में काम करती थी और पिछले करीब 4 माह से किराए के मकान में रह रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार लड़की जुबिलेंट फार्मा कंपनी है जिसमें काम करती है। देखो, प्राइमा फेसी देखने पे तो सुसाइड ही प्रतीत हो रहा है। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है कमरे में। अभी बॉडी को कब्जे पुलिस लिया गया है, मोर्चरी भिजवाया गया है, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई परिवार वालों के आने के बाद। पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में विश्वविख्यात भगवान मदमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में भगवान मदमहेश्वर की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप में लाया गया। इसके साथ ही भगवान मदमहेश्वर के लिए स्थानीय ग्रामीणों की ओर से नए अनाज का भोग लगाया गया। बता दें कि आज और कल भगवान मदमहेश्वर की मूर्तियां शीतकालीन गद्दी स्थल में ही विराजमान रहेंगी और 17 मई को भगवान मदमहेश्वर की पैदल डोली यात्रा मदमहेश्वर धाम के लिए रवाना होगी। पैदल डोली यात्रा 19 मई को मदमहेश्वर पहुंचेगी और फिर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं कपाट खुलने के बाद यहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और इस बार भगवान मदमहेश्वर की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से 17 मई को रवाना होगी और रात्रि प्रवास के लिए रांची पहुंचेगी। 18 मई को अंतिम रात्रि विश्राम गोंडार गांव में करेगी और 19 मई को डोली के मदमहेश्वर धाम पहुंचते ही कपाट खोल दिए जाएंगे। चलिए और बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहां कोरोना जांच मामले में जल्द कार्रवाई हो सकती है। आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। लैब की बजाय निजी फर्म को जांच का ठेका दिया गया है। महानिदेशालय से शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया था। वहीं मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य मेलाधिकारी की मुश्किलें बढ़ना अब तय नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां कोरोना जांच मामले में अब जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था, जिसके बाद 1 लाख से ज्यादा जांच रिपोर्टों में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। लैब की बजाय निजी फर्म को जांच का ठेका दे दिया गया था। महानिदेशालय से शासन को रिपोर्ट भेजी गई। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना जांच में ये फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसके बाद अब मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य मेला अधिकारी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और गरीब लोगों को राशन देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो वहीं दूसरी ओर खाद्य विभाग की वेबसाइट नहीं चलने के कारण गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। मामला हरिद्वार के मंगलौर से सामने आया है, जहां वेबसाइट नहीं चलने के कारण लोगों का राशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कड़ी धूप में राशन की दुकान पर घंटों तक लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है।
आगे हमने कार्ड रखे, वहाँ हम कोटा जल्दी मिल जाएगा, अपने बच्चों को जाको काम करेंगे घर का। लेकिन जब से 4 बजे इतना टाइम हो गया, अब तक हमारा कोटा नहीं मिला ना बच्चों को। डीलर को कह रहे, डीलर कह रही साइड नहीं चल रहा, बिना अंगूठे के हम कोटा नहीं देने का आपको। अब देखो क्या टाइम होगा, भूखे प्यासे बच्चे घर पे भूखे प्यासे, हम यहाँ बैठे, पानी भी नहीं, यहाँ आशा जो यहाँ पानी पी ले। क्या ना मतलब लोग 2-2 घंटे तक लगातार कंटिन्यू लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद साइड नहीं चल रही है, साइड बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। एक कार चढ़ने में 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। लोग बाग कल भी लगभग 1-1:30 बजे से लेकर 1 बजे तक इंतजार करते रहे, साइट नहीं चली। ये स्थिति पहले तो बायोमेट्रिक नहीं था, पहले तो ऐच्छिक बायोमेट्रिक था कि हम कर लेते थे, तो इसमें कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं था। अब ऊपर से शासन से दबाव है कि 100 का 100% बायोमेट्रिक होना है। हमें बायोमेट्रिक से कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन कम से कम साइट चले। एक परेशानी इसके साथ हमें और आ रही है कि बायोमेट्रिक में हम जो है उनके फिंगर के प्रिंट लेते हैं, 2 बार में जैसे रिजेक्ट हो जाता है, तीसरी बार में वो फिंगर का प्रिंट ही लेना बंद हो जाता है। अब जब उनका फिंगर प्रिंट आता नहीं है तो कार्डधारी हमारे से लड़ने को तैयार है कि मेरा क्यों नहीं दे रहा है। वो ये सोचते हैं कि राशन डीलर इसमें कुछ करें, जिसमें बल्कि राशन डीलर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए INA 24 के साथ।